दुनिया की सबसे महंगी जमीन का मालिक जब एक भिखारी बनकर भीख मांग रहा था, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस जमीन पर प्रोजेक्ट बनाने वाले अरबपति को उसी के पैरों में गिरना पड़ेगा। शहर का सबसे बिजी चौराहा, विजय चौक, अपनी तेज रफ्तार और भाग दौड़ के लिए जाना जाता था। यहाँ जिंदगी हर पल भागती थी और समय से पीछे छूटने वाला इंसान कुचला जाता था। पिछले 20 सालों से इसी चौक पर एक पीपल के पेड़ के नीचे माधव दादा नाम की एक स्थिर आकृति बैठी रहती थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। लोग उन्हें सन की भिखारी कहकर अनदेखा करते थे, लेकिन उनकी गहरी, शांत आंखों में संसार का सारा ज्ञान और एक अजीब सी संतुष्टि झलकती थी। वह कभी भीख नहीं मांगते थे, बस मौन बैठे रहते थे, संसार की दौड़ धूप को तटस्थ होकर देखते हुए। विक्रांत ओबेरॉय, यह नाम सफलता, शक्ति और क्रूरता का पर्यायवाची था। वह शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून, ओबेरॉय डेवलपर्स का मालिक था, जिसकी पहचान थी महंगी गाड़ियां और उससे भी बड़ा अहंकार। विक्रांत के लिए दुनिया के लोग या तो उसके बिजनेस में काम आने वाले एसेट थे या फिर बेकार की बाधा। उस शाम विक्रांत अपनी लेटेस्ट अल्ट्रा लग्जरी 7 सीरीज की काली बीएमडब्ल्यू में एक ऐतिहासिक डील के बाद पार्टी करने जा रहा था। कार विजय चौक पर रेड लाइट पर रुकी। तभी एक चाय की दुकान का लद्दाख संतुलन खो बैठा और उसके ट्रे से एक कप चाय छलक कर विक्रांत की चमकती हुई कार की हेडलाइट पर गिर गया। विक्रांत आग बबूला हो गया। ए स्टूपिड, दिखता नहीं है क्या? तुझे पता है इस कार की एक खरोंच की कीमत क्या है? वह चिल्लाया और गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लद्दाख थरथरा रहा था। सॉरी सर, बहुत बहुत सॉरी। तभी कोने से एक धीमी पर गूंजने वाली आवाज आई। वह आवाज माधव दादा की थी। शांत हो जाओ बेटा, यह बस एक दाग है, इसे धो दिया जाएगा। इतना गुस्सा किस बात का? विक्रांत ने पलट कर देखा। एक मैले कुचैले फटे हाल भिखारी की यह हिम्मत कि वह उसे शांत रहने का उपदेश दे। उसका अहंकार उबल पड़ा। तू भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? तेरी औकात क्या है? तू एक दिन में इतना नहीं कमाता जितना मैं एक सेकंड में पानी की तरह बहा देता हूं। जा, अपने ज्ञान से कुछ काम कर, यहां भीख मांगना बंद कर। माधव दादा ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। उनकी आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन उनमें एक हल्की सी उदासी छा गई थी, जैसे उन्होंने किसी बच्चे को रोते हुए देखा हो। दौलत की पहचान नोटों के ढेर से नहीं होती बेटा। दौलत पहचानती है जो उसे धारण करता है। असली दौलत अंदर होती है। विक्रांत हंसा। उसने अपने पर्स से एक 500 रुपए का नोट निकाला, उसे हवा में उछाला और सड़क पर फेंक दिया। ले, यह तेरी एक महीने की कमाई होगी। और हाँ, अगली बार मुझे ज्ञान देने की जुर्रत मत करना। वह नोट सड़क पर गिरा और विक्रांत बिना मुड़े कार में बैठकर तेजी से निकल गया। माधव दादा ने उस नोट को नहीं छुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे दुनिया की क्रूरता से अपनी आत्मा को बचा रहे हों। हवा के एक झोंके ने नोट को उड़ाकर कूड़े के ढेर के पास पहुंचा दिया। अगले कुछ हफ्तों तक विक्रांत ओबेरॉय एक ही नाम के जुनून में डूबा रहा, स्काईस्केप। यह एक मेगा प्रोजेक्ट था, एक ऐसा ट्विन टावर जो एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनने वाला था। यह टावर विजय चौक के ठीक पीछे स्थित 50 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी पर बनने वाला था, जिसकी कीमत हजारों करोड़ में थी। यह जमीन बरसों से एक कानूनी पचड़े में फंसी थी, क्योंकि यह एक पुरानी धार्मिक शैक्षणिक ट्रस्ट के नाम पर थी। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत, पैसा और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके उस जमीन के सारे कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिए। कागजात तैयार हो चुके थे, मीडिया में घोषणा हो चुकी थी। अब बस उस जमीन के ट्रस्ट, जिसका नाम सद्भावना लोक ट्रस्ट था, के अंतिम हस्ताक्षर बाकी थे। जमीन के कागजों पर साफ लिखा था कि जमीन तब तक नहीं बेची जा सकती जब तक ट्रस्ट के तीनों ट्रस्टी हस्ताक्षर न कर दें। विक्रांत ने पहले दो ट्रस्टियों को भारी भरकम रिश्वत देकर पहले ही मना लिया था। अब बस तीसरा ट्रस्टी बचा था, जिसका नाम था माधव कुलकर्णी। विक्रांत का कानूनी सलाहकार मिस्टर भल्ला भागा भागा उसके आलीशान ऑफिस आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। सर, बधाई हो, प्रोजेक्ट लगभग क्लियर है। बस एक समस्या है, यह तीसरे ट्रस्टी मिस्टर कुलकर्णी का कोई अता पता नहीं मिल रहा। हमने हर जगह खोज लिया,
यह आदमी दशकों से गायब है। क्या? गायब? या क्या मजाक है? विक्रांत दहाड़ा। उसकी आवाज में जमीन हिल गई। ढूंढो उसे, पागलों की तरह ढूंढो। उसे एक ब्लैंक चेक दो। अगर वह 1,000 करोड़ मांगे तो 1,000 करोड़ दो। मुझे वह जमीन कल तक चाहिए, भल्ला। विक्रांत के लिए हर इंसान की एक कीमत थी और वह उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। अगले दिन सुबह विक्रांत ओबेरॉय एक विजेता की तरह अपने इंजीनियर्स और मीडिया टीम के साथ जमीन पर भूमि पूजन करने गया। वह प्रोजेक्ट का विशाल साइन बोर्ड रिवील कर रहा था, जिसमें स्काई स्क्रेपर का डिजाइन चमक रहा था। तभी मिस्टर भल्ला हांफते हुए उसके पास आए। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ भल्ला? वह कुलकर्णी मिला? विक्रांत ने अधीरता से पूछा। भल्ला ने कांपते हुए अपने हाथ में एक पुरानी तस्वीर, एक ट्रस्ट का पहचान पत्र और जमीन के कागजात विक्रांत की ओर बढ़ाए। सर, सर, यह नाम और यह पता। भल्ला मुश्किल से बोल पाया। हमने हमने बहुत खोजा और हमें पता चला कि मिस्टर कुलकर्णी ने ही यह 50 एकड़ जमीन 20 साल पहले ट्रस्ट को दान दी थी। और और वह 20 साल पहले ही दुनिया की मोहमाया छोड़कर सादगी का जीवन जीने चले गए थे। विक्रांत ने कागजात से ज्यादा उस पुरानी धुंधली तस्वीर पर नजर डाली। वह आदमी, उसकी आंखें, उसकी शांति, तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि वही माधव दादा थे जो हर दिन विजय चौक पर भीख मांगते थे। विक्रांत के पैरों तले से जमीन सचमुच खिसक गई। 50 एकड़ जमीन, जिसकी बाजार कीमत 7,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। उसका असली मालिक वह भिखारी था जिसे उसने चंद रोज पहले 500 रुपए का नोट फेंक कर अपमानित किया था। अचानक उसे माधव दादा के शब्द याद आए। भीख हमेशा फटे हाल आदमी ही नहीं मांगता। उसे यह भी याद आया कि माधव दादा ने उस 500 रुपए के नोट को छुआ तक नहीं था। वह नोट, जो उसकी दौलत का अहंकार था, अब कूड़े के ढेर के पास पड़ा था। विक्रांत ओबेरॉय का घमंड, उसका सारा आत्मविश्वास पल भर में चूर चूर हो गया। स्काईस्केप टावर, उसका सपना, अब उस एक फटे हाल आदमी के एक हस्ताक्षर पर टिका था, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन जिसके पास जमीन पर सबसे ज्यादा अधिकार था। विक्रांत तुरंत अपनी कार लेकर विजय चौक की ओर भागा। वह कार से उतरकर लगभग दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। माधव दादा वहीं बैठे थे, उसी मौन शांति के साथ। विक्रांत उनके सामने जाकर गिरा, घुटनों के बल। माधव दादा, मैं मैं माफी मांगता हूं। मैं कितना गलत था। मैंने आपको बेइज्जत किया, 500 रुपए का नोट फेंका। और आप इस जमीन के असली ट्रस्टी हैं। मेरी पूरी कंपनी, मेरा पूरा भविष्य आपके एक हस्ताक्षर पर टिका है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। माधव दादा ने अपनी गहरी शांत आंखों से उसे देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस अथाह करुणा थी। तुम फिर दौलत की बात कर रहे हो बेटा, माधव दादा ने धीरे से कहा। वह जमीन अब मेरी व्यक्तिगत नहीं है, वह ट्रस्ट की है और मैं ट्रस्टी हूं, मालिक नहीं। ट्रस्टी का काम है देखभाल करना, लालच करना नहीं। और तुम्हारी दौलत, विक्रांत, तुम्हें शांति नहीं दे पाई। तुम हमेशा इतने बेचैन क्यों रहते हो? आपका प्रोजेक्ट बन सकता है, माधव दादा ने कहा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, क्योंकि एक ट्रस्टी के तौर पर मेरा फर्ज है कि इस जमीन का इस्तेमाल सही काम के लिए हो। विक्रांत ने तुरंत सिर हिलाया। 100 शर्तें दादा, मैं मानूंगा, बताइए। पहली, माधव दादा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, टावर में 25% जगह पूरी तरह से गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के लिए समर्पित होगी। उसका किराया कभी नहीं लिया जाएगा, बल्कि ट्रस्ट उसे खुद चलाएगा। दूसरी, उन्होंने गहरी सांस ली, तुम आज के बाद किसी भी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी या उसकी दौलत से जज नहीं करोगे। हर इंसान का सम्मान करोगे। और तीसरी, यह मेरी तुम्हें जीवन की सीख है, इसे हमेशा याद रखना। भीख हमेशा फटेहाल आदमी ही नहीं पावा नहीं मांगता। कभी कभी करोड़ों की दौलत वाला आदमी भी दूसरों के सम्मान, संतोष और आत्मा की शांति की भीख मांग रहा होता है, जो उसे कभी नहीं मिलती। मैं दौलत का त्याग कर शांत हुआ और तुम दौलत को पाकर बेचैन हो गए। विक्रांत ओबेरॉय ने उस दिन केवल अपने प्रोजेक्ट को नहीं बचाया,
उसने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। उसने झुककर उस फटेहाल आदमी के चरणों को छुआ, जिसके दिल में 7,000 करोड़ की संपत्ति से कहीं ज्यादा अनमोल आध्यात्मिक शांति का वास था। अगले दिन स्काईस्केप प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन इस बार उसका नाम बदलकर सद्भावना टावर रखा गया। और विजय चौक पर माधव दादा अब भी अपनी जगह पर बैठे थे। जब विक्रांत ओबेरॉय अपनी कार में वहां से गुजरता था, तो वह कार रोककर शीशा नीचे करता था, हाथ जोड़ता था और मौन स्वीकृति में सिर झुकाकर निकल जाता था। उसे पता था कि चौराहे का असली सम्राट कौन है।